यूरोपियन डार्क ट्विस्टेड फैंटेसी मूवी है जो 3 अलग अलग इटालियन फेरी टेल्स पर बेस्ड है। यहाँ 3 पड़ोसी साम्राज्य की कहानी दिखाई गई है। पहली कहानी शुरू होती है लॉन्गट्रेंस किंगडम में। यहाँ के राजा अपनी रानी से बहुत प्यार करते थे। वो हमेशा उन्हें खुश देखना चाहते थे, लेकिन रानी हमेशा दुखी रहती थी क्योंकि वो कभी माँ नहीं बन सकती थी। राजा पूरे किंगडम से डॉक्टर्स को बुलाते हैं रानी के इलाज के लिए, मगर कोई भी उनकी मदद नहीं कर पाता। एक दिन राजा कैसल में सर्कस वाले को बुलाते हैं ताकि वो उन्हें एंटरटेन करे और रानी को भी अच्छा लगे, मगर इन सर्कस वालों में एक प्रेग्नेंट औरत को देखकर रानी की मूड और भी खराब हो जाता है और अपने रूम में जाके वो गुस्से से चीजें तोड़ने लगती है। राजा उनसे बहुत प्यार करते थे और वो उन्हें बताते हैं कि वो उनकी खुशी के लिए कुछ भी करेंगे। अगले ही रात कैसल में एक लंबा पतला बूढ़ा आदमी आता है जो ये दावा करता है कि वो रानी की मदद कर सकता है। हालांकि राजा उसे कहते हैं कि तुमसे पहले भी बहुत से लोग आए मगर कोई फायदा नहीं हुआ, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो। तो वो आदमी उन्हें समझाता है कि ये मुमकिन है, बस आप बच्चे को पाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। तो उनका जवाब होता है आखिरी हद तक। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि वो जानता है नेचर कैसे वर्क करता है, पूरी दुनिया एक बैलेंस में है। अगर वो लोग एक जिंदगी चाहते हैं तो उन्हें एक जिंदगी देनी भी होगी ताकि सब कुछ बैलेंस में रहे, और इसके लिए वो लोग मान जाते हैं। तो इसके लिए राजा को खुद एक सी मॉन्स्टर का शिकार करना होगा। जब वो उसे मार दे तो उसका हार्ट काट लिया जाएगा और उस दिल को एक ऐसी औरत पकाएगी जो अभी तक वर्जिन और अकेली हो, जिसे बाद में रानी खाएगी तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो राजा उस मॉन्स्टर के शिकार में निकल जाते हैं जो उन्हें एक रिवर में मिल जाता है, जो कि एक बड़े साइज का व्हाइट कलर्ड मॉन्स्टर था। राजा उसे मारने के लिए पानी में जाते हैं और जब वो मॉन्स्टर सो रहा था राजा उस पर वार करते हैं। वो उसे मारने में तो कामयाब हो जाते हैं, मगर इस लड़ाई में राजा भी जख्मी हो जाते हैं इतनी बुरी तरह से कि वहीं पर राजा की मौत हो जाती है। उस मॉन्स्टर का दिल काट लिया जाता है। रानी वहाँ आते हैं लेकिन राजा के मरने का कोई शोक पालन नहीं करते हैं, उनको सिर्फ उस दिल का फिक्र था। वो उस दिल को कपड़े में लपेटकर कैसल ले आती है। उन्हीं की नौकरानियों में से एक औरत थी जो अभी तक वर्जिन और अकेली थी। उसे ये ऑर्डर दिया जाता है कि वो रानी के लिए वो दिल पकाए। दिल को पकाते टाइम उसकी स्टीम नौकरानी के नाक से अंदर जाते ही उसे अजीब सी फील होती है और अचानक वो प्रेग्नेंट हो जाती है। महारानी उस दिल को खा लेती है और वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है। एक ही टाइम पर महारानी और वो नौकरानी बच्चे को जन्म देते हैं। वो दोनों ही लड़के थे। महारानी अपने बेटे का नाम इलियस रखती है और नौकरानी अपने बेटे का जॉना। फिर कहानी 16 साल आगे आती है जहाँ वो लड़के अब बड़े हो चुके थे। वो दोनों दिखने में थोड़े अलग थे। उनके सारे बाल व्हाइट कलर के थे जो कि वो सी मॉन्स्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, और उन दोनों की शक्ल बिल्कुल सेम थे, मानो जैसे दोनों ट्विंस हैं। महारानी अपने बेटे को पाकर बहुत खुश थी, मानो उन्हें एक नई जिंदगी मिल गई हो। लेकिन उन्हें इलियस और जॉना की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं थी। इलियस और जॉना सिर्फ दोस्त ही नहीं थे, उनके बीच कोई बॉन्ड था। वो दोनों एक दूसरे को भाई मानते थे और हमेशा एक दूसरे से मिलते थे। महारानी हमेशा इलियस को समझाती थी कि तुम एक शहजादे हो, तुम्हारी दोस्ती एक नौकरानी के बेटे से नहीं हो सकती, मगर वो उनकी बात नहीं सुनता था और हमेशा चुपके से जॉना से मिलता रहता था। उन दोनों में ये एबिलिटी भी थी कि वो पानी में सांस ले सकते थे और अक्सर छुपने के लिए वो दोनों उसी नदी में जाते थे जहाँ पर उस सी मॉन्स्टर को मारा गया था। महारानी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उनका बेटा एक नौकर के बेटे के साथ घूमे, और इसलिए वो जॉना की माँ को वार्न करती है कि अगर वो अपने बेटे को नहीं समझाया तो वो माँ और बेटे दोनों को किंगडम से निकाल देगी। इन सब के बावजूद भी उन दोनों का मिलना नहीं रुकता और एक दिन तो हद ही हो जाती है। जॉना इलियस के कपड़े पहन के महारानी के सामने
जाता है और रानी उसे पहचान ही नहीं पाती, सिर्फ उन्हें शक रहता है। बाद में जब उन्हें सच का पता चलता है तो वो जोना को किंगडम से निकालने का ऑर्डर देती है। इलियास उसे रोकने की कोशिश करता है मगर वो नहीं मानता। जोना एक नाइफ से वहाँ एक पेड़ की जड़ को काटता है जिससे पानी बहना स्टार्ट हो जाती है। जोना इलियास को कहता है कि जब तक ये पानी साफ होगा समझ लेना कि मैं जिंदा और सही सलामत हूँ, मगर जब ये लाल होने लगे तो समझ लेना मेरी जिंदगी खतरे में है। फिर जोना वहाँ से चला जाता है। कई महीने गुजर जाते हैं। इलियास पानी देखने के लिए आता था और फिर एक दिन वो पानी लाल हो जाता है। इलियास समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। वो अपनी माँ को बिना बताए ही जोना की तलाश में किंगडम से निकल जाता है। काफी सफर के बाद उसे जोना के घर मिलता है जहाँ अब उसने एक लड़की से शादी भी की थी। क्योंकि दोनों हमशक्ल थे तो वो लोग इलियास को जोना समझ लेते हैं, मगर पूछने पर पता चलता है कि वो जंगल में गया है और 5 दिन हो गए वो लौट के नहीं आया। इलियास उसे ढूंढने के लिए जंगल चला जाता है। दूसरी तरफ महारानी को अपने बेटे की फिक्र थी। वो पूरे किंगडम में उसकी तलाश करती है मगर वो किसी को नहीं मिलता। तो वो उस बूढ़े जादूगर को बुलाती है जिसने शुरू में भी उनकी मदद की थी और उनकी ऑफर वही थी कि अगर महारानी अपने बेटे को वापस चाहती है तो जान के बदले जान देना होगा। रानी मान जाती है। जंगल में जोना किसी केव में गिर गया था। वो काफी जख्मी था। फिर एक फ्लाइंग मॉन्स्टर उस पे हमला करता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। जोना की चीखें सुन के इलियास भी उसे ढूंढ पाता है और अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर को मार देता है। जोना को अपनी जिंदगी वापस मिलती है। उन लोगों का वहाँ से चले जाने के बाद देखा जाता है उस केव में उस मॉन्स्टर की मृत शरीर डस्ट में बदलना शुरू होती है और वो इलियास की माँ थी जो कि वो बूढ़े जादूगर द्वारा बदल चुकी थी। इलियास को कोई अंदाजा नहीं था कि असल में उसने अपनी ही माँ को मार डाला, मगर यही सौदे का हिस्सा था जो उस बूढ़े जादूगर ने महारानी से किया था। फिर इलियास किंगडम का राजा बन जाता है और ये कहानी खत्म होती है। सेकेंड स्टोरी शुरू होती है स्ट्रॉन्ग क्लिफ किंगडम में। ये कहानी किंगडम के किंग और एक बूढ़ी औरत की है। किंग बहुत ही अय्याश था। हर वक्त उनके पास लड़कियां रहती थी और वो खुद शराब के नशे में रहता था, लेकिन अभी तक उन्हें कोई रानी नहीं मिली थी, कोई ऐसी जिसे किंग दिल से प्यार कर सके और उसे शादी करे। उसी कैसल के पास एक गाँव में 2 बूढ़ी औरत रहती थी। वो दोनों बहनें थी। वो बिल्कुल अकेली थी और घर से इतना बाहर भी नहीं जाती थी और उनकी शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन उनकी आवाज बहुत ही प्यारी थी। ये बिल्कुल भी एक बूढ़ी औरत के जैसा नहीं था। एक सुबह जब उनमें से एक बूढ़ी औरत गाना गा रही थी तो ये आवाज राजा सुन लेता है। वो आवाज राजा को काफी पसंद आता है और वो उस आवाज को फॉलो करते हुए उसके पीछे जाते हैं, लेकिन वो बूढ़ी औरत अचानक से घर के अंदर चली जाती है, जिससे राजा के मन में उस औरत को देखने का बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो जाती है और वो सोचता है कि शायद ये कोई खूबसूरत यंग लेडी होगी जो कि उससे शर्मा रही है। उन बूढ़ी औरतों में से एक का नाम डोरा और दूसरी का नाम ईमा था। डोरा चालाक और बहुत ही लालची थी और ईमा सीधी साधी और बहुत ही डरपोक थी। जब डोरा देखती है कि किंग उसके दरवाजे पर है तो उसके मन में लालच आ जाता है। उसे लगता है कि शायद अब उसकी किस्मत बदलने वाली है। वैसे भी उन दोनों ने पूरी जिंदगी अकेले ही बिता दी थी। डोरा अंदर से ही किंग को कहती है कि आप एक हफ्ते बाद आइएगा, मैं आपको अपनी बॉडी का एक पार्ट दिखाऊंगी। ये सुनकर राजा को लगता है कि शायद उसे उसका प्यार मिल गया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो दोनों बूढ़ी औरतें हैं। वो चला जाता है। अब क्योंकि वो दोनों बहुत ही बूढ़ी थी तो उनकी स्किन काफी लूज हो गई थी, तो वो दोनों कोशिश करते हैं कि उनके फिंगर्स जवान औरतों की तरह दिखे। इसके लिए डोरा अपनी एक उंगली पर कुछ हर्ब्स लगाती है, लेकिन इसे कुछ भी फायदा नहीं होता है। वो अभी भी बूढ़ी औरत की तरह ही लग रही
रही थी, जिसे देखकर डोरा रोने लगती है। लेकिन ईमा, जिसने कुछ दिनों से अपनी उंगली को अपने मुंह में ही रखा था, उसकी उंगली कुछ बेटर लग रही थी। आज एक हफ्ता पूरा होने वाला था तो किंग उसकी फिंगर देखने के लिए आता है और डोरा, जो कि बहुत ही चालाक थी, वो अपनी उंगली की बजाय ईमा की उंगली दिखा देती है। जब राजा उस उंगली को देखते हैं तो वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और अब वो चाहता था कि वो उसे देखे। लेकिन उन दोनों को पता था कि अगर राजा को इसके बारे में पता चल गया तो वो उन्हें सूली पर चढ़ा देंगे। इसीलिए डोरा एक शर्त रखती है कि वो आधी रात में महल में आएगी और तब पूरा महल अंधेरे में होना चाहिए, सारी कैंडल्स बुझी हुई होनी चाहिए और राजा भी इस शर्त को मान लेता है। इसके बाद ईमा डोरा की स्किन को किसी ग्लू से टाइट करती है क्योंकि उनकी स्किन लूज हो गई थी, तो वो चाहते थे उनकी स्किन यंग लेडी जैसे दिखे। फिर आधी रात को किंग का एक आदमी डोरा को लेने आता है और शर्त के मुताबिक पूरी महल अंधेरे में होता है। किंग उस बूढ़ी औरत के साथ रात बिताता है, लेकिन डोरा के सो जाने के बाद किंग उसके फेस देखने के लिए एक कैंडल लेके आते हैं और उन्हें शक होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और जब सुबह रोशनी में वो उसे देखता है कि उसने एक बूढ़ी औरत के साथ रात बिताई है तो वो गुस्से से पागल हो जाते हैं। वो अपनी गार्ड्स को बुलाता है और कैसल की खिड़की से डोरा को नीचे फेंक दिया जाता है। डोरा की बॉडी पे जो बेडशीट थी वो नीचे जाते ही पेड़ पे अटक जाती है और डोरा बच जाती है और उसके साथ एक मैजिक हो जाता है। वहाँ पे एक विच आती है और उसे अपना दूध पिलाती है और देखते ही देखते वो बूढ़ी डोरा एक खूबसूरत यंग लेडी में बदल जाती है जिसके सुंदर लंबे सुनहरे बाल थे। अगले दिन राजा जब उसे जंगल में शिकार करने के लिए जाता है तो एक ही नजर देखते ही उसे डोरा से प्यार हो जाता है। वो उसे अपने महल में ले आता है और उसे रानी बनाने का फैसला करते हैं। डोरा नहीं जानती थी कि वो यंग कैसे हो गई, लेकिन अभी भी उसे अपनी सिस्टर ईमा याद थी। वो उसे अपनी शादी में इनवाइट करती है और एक महंगा ड्रेस भिजवाती है। ईमा को भी नहीं पता था कि उसकी बहन डोरा अब यंग हो चुकी है और वो जल्द ही रानी बनने वाली है। ईमा वही ड्रेस पहन के शादी में जाती है और वहाँ पे डोरा उसे एक कॉर्नर में ले जाके सारी स्टोरी बताती है कि मुझे नहीं पता मैं यंग कैसे हुई और तुम ये बात किसी को मत बताना। वो ईमा को प्रॉमिस करती है कि वो उसकी हमेशा ख्याल रखेगी, पर वो उस कैसल में नहीं रह सकती। ईमा कैसल से नहीं जाना चाहती थी और वो डोरा के सीक्रेट जानना चाहती थी। तब डोरा मजाक में कहती है कि मैंने अपनी ओल्ड स्किन उतार दी थी, लेकिन बेवकूफ ईमा इस बात को सच समझ लेती है। वह राजा ईमा को उनके कमरे में देख लेते हैं और सोचते हैं यही वो विच है जिसके साथ उन्होंने रात बिताई थी और गार्ड्स को बुला के ईमा को कैसल से जबरदस्ती निकाल देते हैं। इस बात से ईमा बहुत ही दुखी थी और उसके दिल में भी डोरा जैसे यंग होने का इच्छा थी। तो ईमा शहर में जाती है। पहले वो एक बार्बर के पास आती है और उसे कहती है क्या आप मेरी स्किन उतार देंगे क्योंकि मुझे जवान होना है। बार्बर उसे पागल समझते हैं और उसे घर जाने के लिए बोलते हैं। फिर वो एक लोहार के पास जाती है और उसे अपनी एक्सपेंसिव ज्वेलरी और ड्रेस देती है इस शर्त पे कि वो उसकी ओल्ड स्किन उतार दे। वो लोहार तो ईमा से भी ज्यादा बेवकूफ था। वो उसे जंगल में ले जाता है और उसे बांध कर उसकी सारी स्किन उतार देता है और ईमा वैसे ही जख्मी हालत में वापस महल आती है और वो मर जाती है। वहीं दूसरी तरफ डोरा पे जो मैजिक था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा था और वो बूढ़ी होने लगी थी। जब ये बात डोरा को रियलाइज होती है कि वो फिर से बूढ़ी हो रही है तो वो वहाँ से भाग जाती है और थोड़ी ही देर में वो अपनी असली रूप में आ जाती है। वो फिर से ओल्ड लेडी बन जाती है और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तीसरी कहानी शुरू होती है हाई हिल्स किंगडम में। यहाँ का राजा काफी अजीब था। काफी अरसे पहले उनकी रानी की डेथ हो चुकी थी। वायलेट उनकी बेटी है, लेकिन राजा अपनी बेटी वायलेट को दिल से प्यार नहीं करता था। एक दिन राजा अपने हाथ पर एक पैरासाइट इंसेक्ट को देखते हैं जो कि खून पीता है। राजा को वो काफी अच्छा लगता है और वो उसे अपना खून पिलाता है। फिर उसे शीशे की एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। हर रोज वो उसे अपना खून पिलाता था। वक्त गुजरने के साथ साथ वो इंसेक्ट बड़ा होता जाता है। दूसरी तरफ वायलेट
जो अब जवान हो चुकी थी और अपने लिए किसी शहजादे का ख्वाब देखती थी। लेकिन राजा थोड़ा इररिस्पॉन्सिबल था, उन्हें इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। वो अपने इंसेक्ट के साथ ही खुश था और उसे अपना पेट बना लिया था, जो कि अब काफी बड़ा हो चुका था। लेकिन एक दिन वो पैरासाइट बीमार पड़ जाता है और मर जाता है। इस बात से राजा काफी दुखी था। वो उस इंसेक्ट का स्किन उतार देता है और अपनी बेटी के पास जाके बोलता है कि अब तुम्हारे लिए राजकुमार ढूंढने का वक्त आ गया है। वो कहता है कि मैं एक कंपटीशन रखने वाला हूँ और जो भी उसे जीतेगा वो तुम्हें पा लेगा। वायलेट ये बात सुन के खुश तो होती है, लेकिन थोड़ी सी अपसेट भी हो जाती है, क्योंकि वो अपने लिए राजकुमार खुद चूज करना चाहती थी। लेकिन फिर भी वो अपने पिता के बात को मान लेती है। पूरे किंगडम में ये ऐलान किया जाता है और राजा उस इंसेक्ट की स्किन को अपने महल में लटका देते हैं और कहते हैं कि जो भी इस स्किन को पहचानेगा कि ये किसकी स्किन है वो जीत जाएगा और वायलेट की शादी उसी से होगी। बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं, लेकिन कोई सही से जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि आमतौर पे वो इंसेक्ट साइज में इतना बड़ा नहीं होता। फिर महल में एक बदसूरत दानव जैसा दिखने वाला इंसान आता है, जिसे देखकर कोई भी डर जाए। वो भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता था। राजा उसे भी परमिशन दे देता है। वो दानव जैसा दिखने वाला आदमी सिर्फ स्किन को सूंघ कर ही बता देता है कि ये कौन सी इंसेक्ट का स्किन है। इसे राजा और वायलेट दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं। वायलेट बुरी तरह से डर जाती है और रोते हुए वहां से भागकर महल की छत पे आ जाती है और सुसाइड करने जाती है। तभी राजा वहां आते हैं और उसे समझाते हैं कि मैं जवान दे चुकी हूँ और मैं अब मुकर नहीं सकता। अब यही तुम्हारी किस्मत है, इसे एक्सेप्ट करो। वायलेट अपने पिता को काफी कहती है कि आप किस तरह के पिता हैं, अपनी बेटी को एक बदसूरत इंसान को दे रहे हैं, और कहते हैं कि मैं एक शहजादी हूँ। लेकिन राजा मजबूरन वायलेट को उस बदसूरत दानव को दे देते हैं। वो दानव वायलेट को जबरदस्ती दूर पहाड़ों में ले जाता है, जहाँ ये दानव एक केव में रहता है। वायलेट काफी दिनों तक बस रोती रहती है। एक दिन जब वो दानव शिकार के लिए जाता है तो वायलेट देखती है कि दूसरी पहाड़ी पे एक औरत है, तो वो उससे हेल्प मांगती है। वायलेट कहती है कि वो एक शहजादी है जिसे एक शैतान ने कैद कर रखा है, लेकिन दोनों पहाड़ों के बीच दूरी ज्यादा थी, तो वो औरत वायलेट की मदद नहीं कर पाती। मगर वो अपने बेटों को बुलाती है और वो एक रस्सी के सहारे वायलेट को अपने पास ले आते हैं। लेकिन तभी वो दानव वहाँ पर आ चुका था और वो रस्सी के सहारे वायलेट तक पहुँचने की कोशिश करता है। वो लोग रस्सी काटने में तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन रास्ते में वो दानव उन पे हमला कर देता है। वो वायलेट के अलावा बाकी सबको मार डालता है। वो आदमी गुस्से से वायलेट को देखता है और वायलेट उसे गले लगा लेती है, जिससे उसका गुस्सा खत्म हो जाता है। और जब वो दानव उसे अपने कंधों पर बिठाता है, तब बड़ी चालाकी से वायलेट उसका गला काट देती है। वो दानव वहीं पर मर जाता है। फिर वायलेट उसका सर काटकर अपनी किंगडम में वापस आती है। वहाँ उसके फादर उसी इंसेक्ट की वजह से बीमार थे। खून में लथपथ वायलेट उस दानव का सर अपने पिता के सामने रख देती है। उसके पिता उसका इस कंडीशन के लिए बहुत ही दुखी था और वो रोने लगते हैं, क्योंकि वो बहुत ही बीमार थे। तो बहादुर वायलेट किंगडम की क्वीन बन जाती है और उसी सेरेमनी में हम किंगडम लॉन्ग ट्रेल्स के राजा इलियस और स्ट्रॉन्ग किंगडम के राजा को एक साथ देखते हैं। और ये तीसरी कहानी यही खत्म होती है और मूवी भी खत्म हो जाती है।